औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। कल हमने क्वेश्चन नंबर 221 तक पढ़ा था। अगेन इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। 221 नंबर क्वेश्चन, डिफरेंशिएट एम्पिरिकल नॉलेज एंड रेशनल नॉलेज। ठीक है, तो कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि एम्पिरिकल नॉलेज जो है वो नॉलेज है जो कि सेंसरी एक्सपीरियंसेस के जरिए हम गेन करते हैं। और ये जो नॉलेज चूंकि सेंसरी एक्सपीरियंसेस के जरिए हम गेन करते हैं, इसीलिए ये अनइंट्यूटिव या अनइंट्यूटिव होता है। ठीक है, अनइंट्यूटिव इसलिए होता है कि इसमें इसका वजदान के साथ या रीजनिंग के साथ या लॉजिक के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। इसका जो ताल्लुक होता है वो स्पेसिफिकली एक्सपेरिमेंट्स के साथ होता है। हमारे पास जो है एक बंदा कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके वो नॉलेज गेन कर सकता है या अपने सेंसेस को यूज़ करके जो है नॉलेज यूज़ कर सकता है। तो ये हमारे पास जो है ये एम्पेरिकल नॉलेज है। ठीक है, और इसका जो मानी है हमारे पास वो है जॉन लॉक। जबकि एम्पेरिसिज्म अगर हम देखें या एम्पेरिकल नॉलेज देखें तो ये वही, अच्छा सॉरी, रेशनल नॉलेज अगर हम देखें तो रेशनल नॉलेज हमारे पास वो नॉलेज है जो कि हमारे पास रीजन बेस्ड होता है। और ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। जो हमारे पास एम्पिरिकल नॉलेज है ये हम इंट्यूशन के जरिए या रीजन के जरिए जो है हम क्या करते हैं, ये लॉजिक के जरिए हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और ये इंट्यूटिव होता है, मतलब वजदान के साथ इनका ताल्लुक है। इंसान अपना जहन यूज करके इस पे इसको हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम देखें तो जॉन लॉक जो है वो एम्पिरिसिज्म का फाउंडर है, जबकि रेने डिस्कार्ट या रेने डिकार्ट, डिकार्ट भी हम इसको कह सकते हैं, ये रैशनलिज्म का फाउंडर है। ठीक है, यहाँ तक हमने कल के लेक्चर में यहाँ तक कवर किया था। आज जो है व्हिच टेक्सोनॉमी इज यूज्ड इन द एजुकेशनल असेसमेंट। तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी जो है ये यूज होती है एजुकेशनल असेसमेंट में। अभी अगेन आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि ब्लूम टेक्सोनोमी ठीक है, ये तो एजुकेशनल असेसमेंट की जो है एक है टेक्सोनोमी है। तो फिर सोलो टेक्सोनोमी किस चीज की टेक्सोनोमी है? तो याद रखिएगा, सोलो टेक्सोनोमी जो है वो टीचिंग लर्निंग की जो है वो एक टेक्सोनोमी है। ठीक है, वो हम टीचिंग लर्निंग में यूज कर सकते हैं और उसका ताल्लुक जो है जस्ट कॉग्निटिव डोमेन के साथ है। और ब्लूम टेक्सोनोमी का ताल्लुक जो है हमारे पास वो अफेक्टिव डोमेन एज वेल एज साइकोमोटर डोमेन और कोनेटिव डोमेन, इन दोनों के साथ भी इसका ताल्लुक है। तो अगर पूछा जाए कि टेक्सोनोमी कौन सी यूज होती है एजुकेशनल असेसमेंट में, तो ये ब्लूम टेक्सोनोमी है। और स्पेसिफिकली जो कॉग्निटिव डोमेन है वो इसमें बहुत ही ज्यादा यूज होता है, जिसके 6 लेवल है। फर्स्ट जो लेवल है नॉलेज, देन कॉम्प्रिहेंशन, देन एप्लीकेशन, देन इवालुएशन, सॉरी, देन एनालिसिस, देन सिंथेसिस, देन इवालुएशन। ठीक है, अच्छा कोई कुछ कहना चाहती है या चाहता है? खिजरान भाई आप अपना जो है अच्छा माइक आपका ऑफ हो गया। ओके जी, थैंक यू। ओके ओके, अच्छा जी। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 223 है, एक्सप्लेन डिफिशिएंसीज एंड और टीचिंग मेथोडोलॉजीज। तो अगर हम देखें तो जो हमारी यहाँ पर टीचिंग मेथड्स होने चाहिए थे, टीचिंग मेथोडोलॉजी नहीं होनी चाहिए थे। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा मेरे हिसाब से थोड़ा लॉन्ग है, क्योंकि मेथोडोलॉजी एज अ ब्रॉड टर्म और उसके अंदर जो है हमारे पास मेथड्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे मेथड्स की, मेथोडोलॉजी की हम बात नहीं करते। ठीक है, तो टीचर जो है, एक तो हमारे पास टीचर्स आर यूजिंग ऑल मेथोडोलॉजीज जो सदियों से चले आ रहे हैं। हमारे पास ऑटोक्रेटिक वे जो पढ़ाने का है, जिस तरह लेक्चर मेथड है, स्पेसिफिकली ज़्यादातर हमारे टीचर हजरात और हम खुद भी ज़्यादातर ये जो है ये यूज़ करते हैं। हालांकि अगर हम देखें कुछ सब्जेक्ट इस तरह है कि उसके लिए अलग से टर्मिनोलॉजीज यूज़ होते हैं, सॉरी मेथडोलॉजीज यूज मेथड्स यूज़ होते हैं। जिस तरह हमारे पास अगर हम देखें तो अगर साइंस सब्जेक्ट है तो उसके लिए डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड बेस्ट है। इसी तरह अगर हमारे पास हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट है तो उसके लिए हमारे पास जो है रोल प्ले वे मेथड जो है वो बेस्ट है। ठीक है, तो इस तरह के तरीके जो है वो हमारे पास क्या है, या सिमुलेशन मेथड जो है वो भी हम यूज कर सकते हैं हिस्ट्री या पक स्टडी इस तरह के सब्जेक्ट्स में। ठीक है, और इसी तरह अगर हम देखें तो लेक्चर मेथड्स ज्यादातर लिंग्विस्टिक जो सब्जेक्ट है, उर्दू है या हमारे पास इस्लामियात है, तो उसके लिए हम जो है फिर लेक्चर मेथड ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो एक तो हमारे टीचर जो है वो ओल्ड मेथड्स यूज कर रहे हैं। फर्स्ट, टीचिंग मेथड आर नॉट मीटिंग टू द ट्रेंड्स, फ्यूचर ट्रेंड्स। जो हमारे फ्यूचर ट्रेंड्स है उसके साथ हमारी जो टीचिंग मेथड्स है वो मीट नहीं कर रहे हैं।
अगर हम देखें तो दुनिया जो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की तरफ जा रही है, क्रिएटिविटी की तरफ जा रही है, लेकिन स्टिल हम जो है उसी ये तो छोड़ो, हमारे जो टीचर हजरात है इवन हम भी इतने मतलब अच्छे नहीं है। हम क्या करते हैं, साइंस का एक सब्जेक्ट होता है और ज़्यादातर टीचर एक स्टूडेंट को कहता है कि आपने रिसाइटेशन करना है, ठीक है। तो अभी साइंस का रिसाइटेशन के साथ क्या ताल्लुक है, लेकिन अल्लाह हमें माफ़ करे, हम इसी तरह की चीज़ें करते हैं क्लासरूम के अंदर और जस्ट अपने कोर्स को फिनिश करके ही बस बात ही ख़त्म कर लेते हैं। इस तरह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे टीचिंग सब्जेक्ट है ज़्यादातर साइंस, तो उसमें डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बॉस कल्चर क्लास डिक्रीज क्रिएटिविटी, अगर हम देखें तो बॉस कल्चर जो है, ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ वे जो है, ये क्रिएटिविटी को बिल्कुल डिक्रीज कर रही है। बच्चे में जो तजस्सुस है, जो क्रिएटिविटी है, वो नहीं आती, ठीक है। और वो खुद से चीज़ों को क्रिएट नहीं कर सकते। लाइक आप लेसन प्लानिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेसन प्लानिंग का तो बहुत ही बिल्कुल हम यूज़ ही नहीं करते हैं हमारे क्लास में। मैंने तो कभी नहीं देखा। आप लोगों के स्कूलों में अगर लेसन प्लानिंग यूज़ होती हो तो ठीक है, लेकिन कभी मैंने 2-3 स्कूलों में मैं रहा हूँ, लेकिन एक स्कूल में भी ये लेसन प्लानिंग जो है ये यूज़ नहीं होती, ठीक है। इनसफिशिएंट यूज़ एंड लैक ऑफ एविएट्स, एविएट्स है ही नहीं, अगर है तो वो जस्ट अलमारियों तक महदूद है और उसको हम यूज़ नहीं कर रहे। इवन फॉर एग्जांपल हम अगर एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, लीव या लीव्स मतलब पत्ता, अगर हम इसको पढ़ा रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं, तो हम इतना भी गवारा नहीं समझते कि जाके कोई पत्ता तोड़ के लाए और बच्चे को वो दिखाए। तो कुछ चीज़ें तो हमारे पास ऑन द स्पॉट अवेलेबल होती है, तो क्यों ना हम उसको यूज़ करें और उससे फायदा लें। अभी तो एसएनसी में मज़े की बात यह है कि उसमें जितने भी एक्सपेरिमेंट है, ज़्यादातर एविएट जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। या तो वहाँ पर शापर यूज हुआ हो चुका होगा, या जो है वहाँ पर कोई बॉटल जो है वो यूज हो चुका होगा एज एवियर्स। तो वो चीज़ें तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और वो एसेंसी का एक प्लस पॉइंट भी है कि जो हमारे पास एवियर्स है तो वो रियल बेस्ड है, ठीक है। अच्छा, इम प्रॉपर असेसमेंट, असेसमेंट बिल्कुल ही इम प्रॉपर है। इवन अगर हम टीचर हजरात, हमें पता ही नहीं है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, ठीक है। हमने क्लास में जाके फर्स्ट सिट इंडक्शन मैंने आप लोग को पढ़ाया है एक लेक्चर में, कि क्लास में जब हम जाते हैं तो होना ये चाहिए कि सिट इंडक्शन करें। सिट इंडक्शन का मतलब ये है कि जो फोकस है स्टूडेंट का, वो अपने तरफ रागिब करे, सारे स्टूडेंट को फोकस अचीव कर ले, लेकिन वो हम नहीं कर रहे, ठीक है। और एक इम्प्रॉपर असेसमेंट है, हमें असेसमेंट का पता ही नहीं है कि हमने असेसमेंट किस तरह करनी है। क्लासरूम के अंदर फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है, समेटिव क्या क्या होता है, एब्स्टिट्यूट असेसमेंट क्या होता है। तो ये चीज़ें जो है हमने इसको प्रॉपर जो है स्टडी करनी होगी। जस्ट हमारी जो मेथोडोलॉजीज है वो बेहतर से बेहतर होती जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 224, 224, व्हाट इज टिम्स, नियास, पियास, यास एंड स्टेम, ठीक है। ये इदारे हैं, असेसमेंट के ही इदारे हैं, और ये इदारे जो है स्पेसिफिकली असेसमेंट ही करवाती है। अभी तो मेरे ख्याल में ये टीम्स, नियाज पियास इयाज जो है ये ख़त्म हो चुके हैं। इसको एक और नाम दिया गया है मेरे ख्याल में पंजाब में, कायद, कायद के नाम से अभी ये चल रहे हैं। स्टिम और टिम्स जो है ये अभी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। टिम्स अगर हम देखें तो टिम्स का क्या काम है, टिम जो है ये एब्रिविएशन है ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल साइंस एंड मैथमेटिक्स स्टडी, ठीक है। ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल साइंस एंड मैथमेटिक्स स्टडी, मेरे ख्याल में ये अमेरिकन इदारा ही है। और इसका काम क्या है, ये हर 4 साल बाद क्लास 4 और क्लास 8 इन दोनों की असेसमेंट करती है, हर 4 साल बाद। और ये 4 सब्जेक्ट में ये असेसमेंट होती है, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट है, इंग्लिश, साइंस, उर्दू, और हमारे पास एक और भी है, उर्दू, इंग्लिश, साइंस, और मेरे ख्याल में एक और भी सब्जेक्ट है। तो 4 सब्जेक्ट जो है ये इसकी जो है स्पेसिफिकली क्या करती है, असेसमेंट करती है हर 4 साल बाद क्लास 4 और क्लास 8 की। ये टीम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। नियाज क्या है, मैथ्स सर, मैं जी जी, मैथ्स। मैथ्स, मैथ्स वेरी गुड, वेरी गुड। मैथ्स जो है, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और उर्दू, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट जो है इसकी असेसमेंट होती है। 2020 में मेरे ख्याल में है कि 2019 में, मुझे तो एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, ये टिम्स का इदारा जो था इन्होंने प्रॉपर असेसमेंट स्कूलों की थी। लेकिन हमने उसको बिल्कुल जस्ट एज अ, बिल्कुल इतना ईजी लिया था, हम चीज़ों को सीरियस ही नहीं लेते, ठीक है। बिल्कुल हमने जो है बिल्कुल उनमें सच जिस तरह होना चाहिए था, तो प्रैक्टिकली वो चीज़ उस तरह नहीं हुई।
ठीक है। ये होना चाहिए कि क्वालिटी और स्टैंडर्ड जो है वो बरकरार रहे, और हम वो चीज़ करें जो कि ऑलरेडी पॉलिसी में आते हैं। ठीक है, तो ये टिम्स का एक टीम एक इदारा है। अभी नियाज पियास और इयास को अगर हम देखें तो जो ब्रॉड इदारा है वो हमारे पास हमारे पास जो है नियास है, टॉप पे नियास है, नेशनल एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम। ये नेशनल लेवल पे काम करता है, फेडरल लेवल पे। इसके अंदर जो है अंडर फिर पियास आते हैं, जो कि प्रोविंशियल एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम जो है इस पे काम करता है। और चूंकि ये नियाज पियास ये जब आए थे तो इसी टाइम ये जो हमारे ट्राइबल एरियाज थे, तो उसमें उनको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा नहीं दिया गया था। अभी तो प्रॉपर उनको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया है, लेकिन उससे पहले जो हमारे ट्राइबल एरियाज थे तो उसमें यास के नाम से ये काम करते थे, जबकि हमारे प्रोविंसेस में ये पियास के नाम से काम करते थे। और नेशनल एजुकेशन असेसमेंट ये जो है फेडरल लेवल पे काम करते थे, और ये सबकी जो है एज अ हेड होती थी। ठीक है, एज सच मैंने तो नियाज पियास और रियाज इतने डिटेल में नहीं पढ़े, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो पढ़ सकता है और ग्रुप में शेयर भी कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास स्ट्रीम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो ये चार सब्जेक्ट जो है ये इस पे फोकस करता है, और स्ट्रीम जो है ये इदारा भी इसी ही सब्जेक्ट पे काम करता है। लेकिन पूछा यही गया है कि नियाज, पियास, यास और स्टेम जो है या टिम्स, ये इसकी एब्रीविएशन क्या है, इसी लेवल तक ये पूछे गए हैं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 to 5, 225, व्हाट इज प्लूरलिज्म? अगर हम देखें, प्लूरलिज्म क्या होता है? एक से ज्यादा चीजों को कंबाइनली लेके चलना प्लूरलिज्म है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास आइडियलिज्म और रियलिज्म है, तो इसको हम कंबाइनली क्या कहेंगे? प्लूरलिज्म कहेंगे। हाँ, प्लूरलिज्म से जब हम ज्यादा जाते हैं तो उसको हम इक्लेक्टिक कहेंगे फिर। ठीक है, दो से ज्यादा। लेकिन प्लूरलिज्म एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो कि सोर्सेज ऑफ नॉलेज पे बिलीव करते हैं, लेकिन सोर्सेज ऑफ नॉलेज जो है वो डिफरेंट दो अप्रोचेस को मिला के क्या करते हैं, वो नॉलेज को गेन करने का जो सोर्स है वो इससे एग्री है। ठीक है। प्लूरलिज्म मीन्स टू बिलीव द सोर्सेज। अच्छा जी, बच्चे आते अक्सर शोर करते रहते हैं, दैट्स वाई, सॉरी। अच्छा जी, तो प्लूरलिज्म जो है, pluralism mean to believe the sources of multiple approaches for knowledge, like realism and idealism, etc. ये हम साथ साथ लेके जब चलते हैं कंबाइनली, रियलिज्म आइडियलिज्म या रियलिज्म प्रैग्मेटिज्म या रियलिज्म प्रोग्रेसिविज्म, सबको अगर अब दो को हम कंबाइन लेके चले तो इसको हम क्या कहेंगे? प्लूरलिज्म कहेंगे। ठीक है, एक या एक से ज्यादा सर अप्रोच। जी मेरे ख्याल में जी। हिंदुस्तान में आज क्लास ये बेस्ट। जी सिराज भाई, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, तो मेरे ख्याल में नेटवर्क वीक है। सर ठीक है। जी जी, अभी आवाज़ क्लियर अब है जी। ठीक है। जी जी बिल्कुल। सर सर ग्रुप में किस कल को हुआ तो आंसर ठीक है ना सर? अच्छा सिराज भाई, आपकी आवाज़ में कभी डिस्टॉर्शन है? किसी और को भी मसला है कि नहीं है? मुझे इसकी आवाज़ में ओ, ओ, मेरा आ, ख्याल है सर के नेट में इशू है। जी सिराज भाई, हम आपको अभी सुन रहे, यू कैन स्पीक जी। सर मैं ये कह रहा था कि एक दिन ग्रुप में किसी ने सवाल पूछा था कि पाकिस्तान में आजकल कौन सी फिलासफी एजुकेशन में यूज हो रही है, जी तो जी उनके जी। लिए ये प्लूरलिज्म ये जो आंसर है ये बेस्ट है उनके लिए ना। जी जी, हम इक्लेक्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, इक्लेक्टिक वर्ड या प्लूरलिज्म दोनों ही बेस्ट है। इसको हम इक्लेक्टिक भी ठीक कह है सर। सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास काउंसलिंग है ना, काउंसलिंग के भी थ्री जो है वो अप्रोचेस है। ठीक है, एक जो है, मिक्स्ड जी जी, एक मिक्स्ड मिक्स्ड को, फिलासफी। जी जी, मिक्स मिक्स जी फिलोसफी जिसको हम इक्लेक्टिक कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी,
वेरी गुड। अच्छा, हाउ स्कूल प्रोग्रेस शैल बी इम्प्रूव्ड, क्वेश्चन नंबर 226 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 226 का मतलब है कि स्कूल की जो परफॉर्मेंस है उसको हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम देखें स्पेसिफिकली जो हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस है तो उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, तो स्कूल परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो प्रॉपर प्लानिंग, जाहिर बात है प्लानिंग तो ज़रूरी है। मेकिंग कमेटीज, स्कूल के अंदर कमेटीज बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि एक बंदा सोलली स्कूल को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर एक लीडर है तो उसको चाहिए कि कंडक्ट के लिए अलग कमेटी बनाए, क्लीनलीनेस के लिए अलग कमेटी बनाए, बज़म के लिए अलग कमेटी बनाए। ठीक है, इस तरह इश्यूज हैंडल करने के लिए अलग कमेटी बनाए। तो जितनी भी कमेटीज होंगे तो वो साथ साथ में काम करेंगे तो स्कूल के अंदर एक टीम जो है वो डेवलप होगा और एक टीम वर्क होगा। डेमोक्रेटिकली स्कूल जो है वो आगे जाएगा और उसमें बेहतरी आएगी। ठीक है, तो एक कमेटी बनाना। ट्रेन टीचर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचर की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एंड सर्विस ट्रेनिंग, प्री सर्विस ट्रेनिंग और आफ्टर सर्विस ट्रेनिंग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है फॉर द पर्पज टू बिल्ड दियर कैपेसिटी। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी होती है। ठीक है, अच्छा, प्रॉपर असेसमेंट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। होना ये चाहिए कि एक महीने को डिवाइड किया जाए कि इसी महीने हमने पला पला दिन पे आप लोगों ने रीडिंग करनी है, उसके बाद पला पला दिन पे आप लोगों ने असेसमेंट करनी है स्टूडेंट की। ठीक है, तो ये स्कूल के अंदर एक कैलेंडर होना चाहिए एक हेडमास्टर की तरफ से। तो प्रॉपर असेसमेंट होनी चाहिए। इन्वॉल्व कम्युनिटी, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पीटीसी तो ऑलरेडी मौजूद होती है, लेकिन पीटीसी हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही रियल सेंस में काम ही नहीं कर रही। अगर हम देखें तो एडवांस में रजिस्टर में सिग्नेचर हो चुके होते हैं और बस जब वही दिन आता है तो क्या होता है, हेडमास्टर बॉल पॉइंट उठा के उस पर कुछ मिनट्स लिख लेते हैं, कुछ इश्यूज लिख लेते हैं और बस बात खत्म। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाहिए, प्रोग्राम रखने चाहिए, बस में तो प्रोग्राम रखने चाहिए। स्टूडेंट को प्रेशराइज करना चाहिए कि आप लोग अपने पेरेंट्स को आप लोगों ने लाने हैं, स्कूल तक पहुंचाने हैं, देन उसके बाद स्कूल और कम्युनिटी जो है वो लिंक हो जाएगी। हेवी एड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। एनरिच क्लासरूम और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा करना चाहिए। मैं अगर आपको बताऊँ तो हमारे स्कूल में 10 के 11 कंप्यूटर्स है जो कि एक प्रोजेक्ट साइट से मिले हैं। चूँकि मिडिल स्कूल है तो दैट्स वाई वो लोग जो है वो बिल्कुल ही जब मैं गया वहाँ पर तो मैंने उनको कहा कि यार ये जो कंप्यूटर यहाँ पर है तो काइंड इसको निकालो, ये स्टूडेंट की अमानत है और इसको किसी जगह पे सेट करके स्टूडेंट भी यूज़ करेंगे और अगर हमारा भी छोटा मोटा काम आता है तो उस पर करेंगे। लेकिन एक कहते हैं कि नहीं ये ख़राब हो जाएंगे, दूसरा कहते हैं कि यार इस पे खर्चा आता है, इसके लिए अलग से भी टेबल बना जो है वो करने पड़ेंगे और स्कूल में इतने पैसे है ही नहीं और इस तरह होगा उस तरह होगा। चौकीदार बेचारे भी ये डरते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई आके चोरी कर ले। तो यही चीज़ें होती है कि हम खुद टीचर जो है वो अडॉप्ट ही नहीं कर रहे चेंजेस को और जो प्रोग्रेस को इम्प्रूव नहीं करने दे रहे। हम चाहते ही नहीं कि इम्प्रूवमेंट आ जाए स्कूल में। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज अ गुड टेस्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुड टेस्ट जो है, फर्स्ट गुड टेस्ट जो है वो TOS उसका होना चाहिए, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है ये कैसा टेबल होता है जिसमें एक साइड पे एक एक्सेस पे इस पे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दूसरे साइड पे इस पे कंटेंट होते हैं। ठीक है, तो कितने कंटेंट से कितने ऑब्जेक्टिव्स, कितने परसेंट ऑब्जेक्टिव्स बनाने होते हैं, दिस इज TOS। ठीक है, ब्लू प्रिंट ऑफ टेस्ट भी हम इसको कहते हैं। तो फर्स्ट तो टेस्ट का TOS बनना चाहिए। सेकंड टेस्ट रिलायबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, यूजिबिलिटी उसकी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ऐसी चीजें उसमें जो कि यूजिबल हो, डे टू डे लाइफ से ज्यादा रूटीन से रिलेटेड हो। ठीक है, अच्छा, बैलेंस टेस्ट होना चाहिए। बैलेंस टेस्ट मीन के फॉर एग्जांपल आपने 6 चैप्टर बनाए हैं और टेस्ट में जस्ट आपने एक चैप्टर इंक्लूड किया है तो ये बैलेंस टेस्ट नहीं है। ठीक है, हर एक चैप्टर से अपना अपना पार्ट जो है वो इंक्लूड करना चाहिए। कवर ऑल कंटेंट्स, जितने भी कंटेंट्स हैं उसमें उसकी उसको कवर करना, ये तो भी बैलेंस टेस्ट के जुमरे में ही आता है। बेस्ड ऑन TOS, रिलायबल, वैलिड। रिलायबल मीन कंसिस्टेंसी हो उसमें, वैलिड मीन कि वो अपना पर्पस जो है वो अचीव कर रहा हो। ठीक है, ये वैलिड है। यूजिबल, उसकी यूजिबिलिटी हो। क्वेश्चन शैल नॉट टू बी कंफ्यूज, क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कंफ्यूज क्वेश्चन किस तरह होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्वेश्चन डाला है, ये तो मैं क्वेश्चनियर की बात कर रहा हूँ।
फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ये आपने डेवलप किया है और उसमें आपने डबल बैरल क्वेश्चन डाला है। डबल बैरल क्वेश्चन में आप लोग को बताऊं, बैरल कहते हैं बंदूक की जो होती है दो नलियां, जिसको हम क्या कहते हैं, जो डबल बैरल बंदूक होता है। तो हम फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैंने डाला कि स्मोकिंग इज नॉट अ गुड हैबिट, और फिर इसी क्वेश्चन के अंदर मैं एक दूसरा क्वेश्चन जो है वो डाल देता हूँ कि आर यू स्मोकर। तो अभी पहले मैंने ये कहा कि स्मोकिंग अच्छी आदत नहीं है, और सेकंड में मैंने ये कहा कि आर यू स्मोकर, और नीचे मैंने दे दिया यस नो। ठीक है, अभी मैंने बिल्कुल क्लोज एंडेड क्वेश्चन दे दिया। तो जो रिस्पोंडेंट है वो स्मोकर है, ठीक है, लेकिन वो इस बात से एग्री नहीं कर रहा कि स्मोकिंग जो है वो अच्छी आदत नहीं है। तो फिर आपने वहां पर उनको पंसा दिया। या अगर वो सिगरेट नहीं पी रहा और इसी बात से एग्री है कि स्मोकिंग अच्छी आदत नहीं है, तो फिर वहां पर वो कौन से ऑप्शन को क्लिक करेगा। तो क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 228, व्हाट इज वैलिडिटी? द एक्सटेंट टू व्हिच अ टेस्ट आर इंस्ट्रूमेंट्स मेजर व्हाट इट्स इंटेंडेड टू मेजर। जिस मकसद के लिए एक टेस्ट बना है, आया वो मकसद एक टेस्ट अचीव कर रहा है, दिस इज वैलिडिटी। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आया वैलिड टेस्ट रिलायबल हो सकता है या रिलायबल टेस्ट वैलिड हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने रिलायबिलिटी को ब्रॉड रखनी है। अगर एक टेस्ट रिलायबल है तो जाहिर बात है वो वैलिड है। अगर एक टेस्ट रिलायबल नहीं है तो इसका मतलब ये कि वो वैलिड भी नहीं है। लेकिन अगर टेस्ट वैलिड है तो जरूरी नहीं कि वो रिलायबल हो। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अगर एक टेस्ट रिलायबल है, रिलायबल का मतलब ये है कि अगेन एंड अगेन उसमें कंसिस्टेंसी है, सेम रिजल्ट जो है वो अचीव कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि जाहिर बात है वो तो मकसद पूरा करेगा। लेकिन अगर एक टेस्ट वैलिड है तो जरूरी नहीं कि उसमें रिलायबिलिटी हो। वैलिड का मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल एक टेस्ट है वो आपका मकसद पूरा कर रहा है, लेकिन उसमें अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, तो अगर एक टेस्ट वैलिड है तो जरूरी नहीं है कि उसमें रिलायबिलिटी हो। लेकिन अगर एक टेस्ट रिलायबल है तो जरूरी है कि उसमें वैलिडिटी हो। जी, कोई कुछ कहना चाहता है या चाहती है? अतीक भाई, आपका माइक ऑन है, कुछ कहना चाहते हो तो यू कैन स्पीक। अच्छा जी, ओके। अच्छा, व्हाट इज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है? तो अगर हम देखें तो सर मैं, सर जी, 229 रह गया है, टू 129 क्वेश्चन रह गया है सर। आटा, अच्छा अच्छा जी, ओके। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्री सर्विस एजुकेशन? प्री सर्विस एजुकेशन क्या है? एक होता है, ये बेसिकली हम इसको एजुकेशन भी कह सकते हैं, या हम प्री सर्विस ट्रेनिंग भी कह सकते हैं, या प्री सर्विस एजुकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो प्री सर्विस एजुकेशन वो एजुकेशन होता है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा किसी जॉब के लिए जा रहा है, तो उसी जॉब में जितनी भी रूल्स रेगुलेशन है, उसमें जितनी भी ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो उससे एक एम्प्लॉय को अवेयर करना, इट्स इज प्री सर्विस एजुकेशन। ठीक है, pre-service training is necessary to build up capacity of a new employee and to make them aware of their duties. फॉर एग्जाम्पल एक बंदा टीचिंग के लिए आ रहा है, तो उसको अगर हम प्री सर्विस ट्रेनिंग दे दे तो उनको मेथडोलॉजीज का पता होगा, उनको असेसमेंट के तरीके जो है आते होंगे। या उसको जो है फॉर एग्जांपल एक बंदा हेडमास्टर के लिए जाता है तो उसको पहले से एक जो है उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि उसकी कैपेसिटी ऑलरेडी बिल्ट अप हो, वहाँ जाके उनके लिए फिर मसाइल ना हो। ठीक है, कौन कौन से रजिस्टर होंगे, किस रजिस्टर में क्या क्या लिखना है, ठीक है, आप इसके अंदर आपकी ड्यूटी क्या होगी, पीटीसी क्या होती है, उसके अंदर जो है बजट्स क्या होते हैं, BM1 BM2 BM3 ये क्या होता है, सोर्स 1 सोर्स 2 सोर्स 3, ये सारे जो है हमारे पास हेडमास्टर की चीज़ें है, जो कि TAD है, ये किस तरह बनती है, तो ये सारी चीज़ें जो है उनको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये ड्यूटी और स्पेसिफिकेशन से वो क्या हो जाएगा, अवेयर हो जाएगा। मेंटली प्रिपेयर एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्या होगा, मेंटली प्रिपेयर होगा। ठीक है, इफेक्टिव एम्प्लॉय एंड एफिशिएंट एज द गोल ऑफ प्री सर्विस एजुकेशन। इफेक्टिव एम्प्लॉय होगा और एफिशिएंट होगा, टाइम को सही यूटिलाइज करेगा। एफिशिएंट मीन यूटिलाइज द टाइम प्रॉपरली। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 230, व्हाट इज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या क्वालिटी एजुकेशन क्या होता है? तो अगर हम देखें, देखो दो चीजें हैं, एक तो सोसाइटी की डिमांड को फुलफिल करना इज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सोसाइटी जिस तरह की फोर्स आपसे चाह रही है, उसके डिमांड को पूरा करने को हम क्या कहते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहते हैं। सेकंड, जो डिमांड ऑफ द मार्केट है उसको भी पूरा करना। मैंने आप लोग को अप्रोचेस पढ़ाए थे, कुछ अप्रोचेस थे
प्लानिंग के अप्रोचेस थे, रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच एंड सोशल डिमांड अप्रोच। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो सोशल डिमांड का मतलब ये कि सोसाइटी क्या डिमांड कर रही है। सेकंड, रेट ऑफ रिटर्न मतलब मार्केट क्या डिमांड कर रही है, उस वो आपको रिटर्न क्या देगी। तो ये दोनों चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उसमें। तो इन दोनों फैक्टर को हमने देखना है। सेकंड, एजुकेशन एक मकसदी एजुकेशन होना चाहिए, ये भी क्वालिटी एजुकेशन के अंदर आता है। इसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ये भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आता है। ये इसमें एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो कि बिहेवियर को चेंज करे, ये भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में आती है। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन इज अ टाइप ऑफ एजुकेशन विच इज मीनिंगफुल एंड फुलफिल द डिमांड ऑफ द सोसाइटी एंड इंडिविजुअल एज वेल, also fulfill the demands of market. It shall contribute to the maximum social, economical, cognitive and emotional development of individual. किसी बंदे की ये जितने भी टाइप ऑफ डेवलपमेंट है, चाहे सोशल है, इकोनॉमिकल है, कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट है, उसमें ये किरदार अदा करे। दिस इज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 231, व्हाट आर द लिमिटेशंस एंड डीलिमिटेशंस ऑफ द रिसर्च। देखो, लिमिटेशंस और डीलिमिटेशंस ऑफ द रिसर्च का मतलब ये, जिस तरह हमने स्कोप ऑफ रिसर्च पढ़ा था, तो ये लिमिटेशन और डीलिमिटेशन ऑफ द रिसर्च भी रिसर्च के पार्ट्स है। रिसर्च के इंट्रोडक्शन के चैप्टर में ये हमने लिखने होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा रिसर्च है, अपने डिस्ट्रिक्ट पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ ओनली फीमेल पे, तो मेरे रिसर्च में जो होंगे जस्ट लिमिटेशन, पहले मैंने लिमिटेशन फुट करने हैं अपने रिसर्च के अंदर, कि मेरी जो ये स्टडी है, चूंकि टाइम को मद्देनजर रखते हुए, रिसोर्सेज को मद्देनजर रखते हुए, मेरी ये जो स्टडी है और ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रखते हुए, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कौन सी चीजों को आप लोगों ने रिसर्च में पढ़ने हैं जिसकी वजह से आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को, या कौन सी चीजों को जहन में रखते हुए आपने अपने रिसर्च टूल जो है वो सेलेक्ट करने हैं। तो याद रखिएगा, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और जो हमारा टाइटल होता है, सारी चीजें उसी की ही इर्द गिर्द घूमती है। अगर आपका रिसर्च क्वालिटेटिव है तो जाहिर बात है आपने इंटरव्यूज करनी होगी। अगर आपका रिसर्च क्वांटिटेटिव है तो ज्यादातर हमारे पास जो यूज होते हैं वो क्वेश्चनियर यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो लिमिटेशन और डिलिमिटेशन का है। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, काइंडली जैद महमूद साहब अपना माइक ऑफ कीजिएगा। जैद महमूद साहब, ओके जी। तो लिमिटेशन का मतलब ये है कि जो नेचुरल चीजें हैं, फॉर एग्जांपल अभी मेल और फीमेल है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मैं जस्ट स्टडी कर रहा हूँ मेल को, ठीक है, या फीमेल को, तो मेरी लिमिटेशन ये होगी, मैं लिखूंगा कि चूंकि टाइम इतना नहीं है, ठीक है। सेकंड, ऑब्जेक्टिव्स मेरा इस तरह है जो कि मेरी जो स्टडी है वो लिमिट होगी जस्ट एक जेंडर तक, ठीक है। तो ये मैंने अपने रिसर्च में लिमिटेशन डाल दी है। अभी डिलिमिटेशन क्या है? डिलिमिटेशन इस तरह है कि फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता ऑन द स्पॉट कोई ऐसा पॉइंट आता है कि या तो आप उसी जगह नहीं पहुंच सकते, तो अगेन आपके रिसर्च में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो आप डिलिमिटेशन में वो लिखो कि चूंकि हुआ इस तरह था, ये जो फ्लड आया था 2010 में, तो उसी टाइम एक रिसर्च में कंडक्ट कर रहा था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। तो मेरी जो स्टडी थी तो उसका सैंपल साइज ज़्यादा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो फ्लड आया तो उसकी वजह से मैंने जो रिसर्च था उसको मैंने थोड़ा महदूद किया, और वहाँ पर मैंने मेंशन किया कि चूंकि फ्लड आया था तो इसकी वजह से जो मेरा रिसर्च था तो वो मैंने क्या किया, वो मैंने डिलिमिट किया अगेन। तो लिमिटेशन जो होते हैं वो पहले डाले जाते हैं, डिलिमिटेशन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है रिसर्च के अंदर कि उसको आप बाद में यूज कर सकते हो। ठीक है, लिमिटेशंस इन्वॉल्व सैंक्शंस which are naturally imposed on the research, जो पहले से आपने नेचुरली इम्पोज करने होता है, जिस तरह मेल और फीमेल का हो गया, मैंने आप लोग को एग्जांपल दे दिया। विदाउट रिसर्चर कॉन्सेंट, इसमें रिसर्च की मर्जी इतनी शामिल नहीं होती क्योंकि आप वहां पर पहुंच ही नहीं सकते, वहां पर रिसोर्स आपके साथ नहीं है ही नहीं। While delimitation involved sanctions imposed by researcher by himself and her or herself, तो अभी यहाँ पर रिसर्च की कॉन्सेंट जो है वो शामिल है क्योंकि वो टाइम को देखते हुए, रिसोर्सेज को देखते हुए अपनी स्टडी जो है टाइम पे नहीं कर सकता या कर सकती, कंप्लीट नहीं कर सकता या कर सकती, दैट्स वाई उन्होंने अपने रिसर्च को डीलिमिट किया। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 232 है, व्हाट इज मल्टीग्रेड टीचिंग एंड टीम टीचिंग। अगर हम देखें तो मल्टीग्रेड टीचिंग जो होती है, एक से ज्यादा क्लासेस को एट अ टाइम पढ़ाना, एक से ज्यादा क्लासेस को एट अ टाइम एक क्लास के अंदर पढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल क्लास 1 और क्लास 2 है, तो दोनों को आप मिला के एक क्लासरूम के अंदर बैठाते हो और उसको टीचिंग करते हो, मल्टीग्रेड टीचिंग। जबकि टीम टीचिंग में
टीचर ज्यादा होते हैं। क्लास एक होता है, टीचर ज्यादा होते हैं, जबकि मल्टीग्रेड में क्लासेस ज्यादा होते हैं और टीचर एक होता है। ये दोनों ऑपोजिट है, ठीक है। टीम टीचिंग इज अ टीचिंग स्ट्रेटजी वेयर अ ग्रुप ऑफ टू और मोर पीपल वर्किंग टुगेदर टू प्लान, कंडक्ट एंड इवैल्यूएट द लर्निंग एक्टिविटीज। दो या दो से ज्यादा लोग होंगे जो कि लर्निंग एक्टिविटीज को इवैल्यूएट करेंगे, कंडक्ट करेंगे और प्लान करेंगे। कौन लोग होंगे? टीचर ही होंगे। आर टू आर मोर टीचर इन द सेम क्लास, सिंपल डिफिनेशन इसका यही है, टू आर मोर टीचर्स इन द सेम क्लास टीचिंग टू द सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, मल्टी ग्रेड, सॉरी ये मल्टी गेम नहीं है, मल्टी ग्रेड है। मल्टी ग्रेड टीचिंग मीन टीचिंग ऑफ मोर देन वन क्लास बाय सेम टीचर इन सेम टाइम। दैट्स मोस्टली यूज इन प्राइमरी लेवल। अगर आप लोग देख लो तो हाँ, वाकई हमारे जो प्राइमरी लेवल है इसमें ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। आर टीचिंग स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट क्लासेस, एजेस एंड लेवल इन वन क्लासरूम। एक क्लासरूम के अंदर डिफरेंट लेवल के, डिफरेंट एजेस के, डिफरेंट क्लासेस के स्टूडेंट को पढ़ाना, ये भी मल्टी ग्रेड टीचिंग में ही आता है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? मैंने आप लोग को पहले पढ़ाया था मल्टी ग्रेड टीचिंग का ऑब्जेक्टिव, किसी को याद है? जी सर इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि मतलब अगर किसी स्कूल में स्पेस कम होना जी जी या जी, वेरी रूम्स गुड। की ज्यादा तो वहां पर मल्टी टीम टीचिंग, सॉरी मल्टी होती है ना, मतलब आपने एक क्लास में कई अच्छा क्लास के बच्चों को बताया है, उसमें पढ़ाता आप। अच्छा, ठीक है ठीक है, वेरी गुड, आपका बहुत ही वैलिड पॉइंट है, लेकिन मैंने एक और पॉइंट भी पढ़ाया था। सर टाइम सर कंज्यूमिंग। स्टूडेंट्स का भी है और टीचर स्टाफ का भी वेरी है गुड ना, वेरी स्टाफ गुड अगर वेरी गुड वेरी गुड। स्टाफ का फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है। सर जी जी। सर ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, मतलब कहीं पे ये प्रैक्टिकली हो रहा है ये नहीं, जो ये मल्टीग्रेड टीचिंग है? बेसिकली इसीलिए तो नहीं हो रहे हैं कि हम अवेयर नहीं है इन चीज़ों से। हालांकि अगर हम अवेयर होते तो ये चीज़ें हम करते, क्लासरूम के अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये देखो, एक अखलाकियात का एक सर क्लास अगर है। ये अवेयरनेस भी हो, सर अवेयरनेस भी हो तो आप एट द सेम टाइम एक क्लास में मल्टीपल टीचर्स और जो हैं वो खड़े हैं और पढ़ा रहे हैं एट अच्छा एट द सेम टाइम, तो अच्छा, क्या इस ये तरह हुआ था, डिस्ट्रैक्शन नहीं होती इस डिफरेंट तरह ग्रेड्स की? इस तरह हुआ था मैम के, हमारे स्कूल में लास्ट में जो है टॉपिक्स बहुत ज़्यादा रह गए थे। और मैं जो है उस स्कूल में नया नया जब जब शिफ्ट हुआ तो वहाँ पर साइंस का टीचर जो है वो पहले मौजूद ही नहीं था। तो इसीलिए साइंस के जितने भी टॉपिक्स थे वो इसी तरह ही थे। तो जब मैं उधर गया तो टाइम बहुत ज़्यादा कम था, किताब बहुत भारी था, तो मैंने ये कंसेप्ट उनको दिया था कि हम यहाँ पर टीम टीचिंग कर सकते हैं। मतलब एक टॉपिक, दो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा और उसके साथ मेरा जो दूसरा टीचर होगा वो भी पढ़ा सकता है। हाँ, टीम टीचिंग में एक और भी बात है कि जरूरी नहीं है कि दोनों पढ़ाए एट अ टाइम, एक ऑब्जर्वर भी हो सकता है और एक टीचर जो है वो टीच करेगा, दूसरा ऑब्जर्व करेगा। या जो है हमारे पास स्टेशन टीचिंग भी हम इसमें कर सकते हैं। स्टेशन टीचिंग इसमें इस तरह होती है, ये टीम टीचिंग का एक मेथड है कि हम क्लास को डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लास जो है हमारे पास ओवर क्राउडेड है, तो 50-50 में हम उसको डिवाइड करते हैं और एक एक को जो है अपना अपना क्लास देते हैं। या टीम टीचिंग में फॉर एग्जांपल आपके पास टॉपिक बहुत ज्यादा है, तो एक आप किस तरह चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज आप टीचर में उसको डिवाइड करते हो और उसको जो है आप मतलब जल्दी जल्दी, फॉर एग्जांपल एक टीचर जो है वो एक टॉपिक पढ़ाता है एक स्टेशन को, तो दूसरा टीचर दूसरे स्टेशन को दूसरा टॉपिक पढ़ाता है। फिर अगेन कल जो है जब वो आते हैं तो वो दूसरा टीचर जो है वो रोटेशनली, मतलब जो पहला वाला ग्रुप होगा वो दूसरे टीचर की तरफ जाएगा और दूसरा जो ग्रुप होगा वो पहले की। आपकी क्वेश्चन की जा का क्वेश्चन का जहाँ तक ताल्लुक है, तो ये तो इनोवेटिव वेज है जो कि हम यूज नहीं कर रहे अपने स्कूलों के अंदर। यही यही चीजें होनी चाहिए। और ये एक अच्छे हेडमास्टर की भी निशानी है कि विद इन लिमिटेड टाइम किस तरह उन्होंने अपने अपने स्टाफ से काम लेना है, जी ठीक है। जी सही है सर। लेकिन लेकिन टीम टीचिंग, स्पेसिफिकली मल्टी ग्रेड टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव जो कि प्रोमिनेंट ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर किसी जगह पे स्टाफ की कमी है तो जाहिर बात है उसको तो स्टूडेंट को कंट्रोल करना है। तो स्टाफ की कमी के लिए ये मल्टी ग्रेड जो है ये बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। अच्छा जी। जिस तरह ट्रेन में करते हैं ना, ट्रेनर जो होते हैं वो मतलब इसी तरह का क्लास लेते हैं, तो उसको हम टीम टीचिंग कह सकते हैं।
बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं। वो टीम टीचिंग हो सकती है, या जिस तरह हमारे नाजरा की क्लास होती है ना सुबह सवेरे, तो सारा स्कूल जो है वो क्या है, वो मल्टीग्रेड ही है। अच्छा जी। सर असल में ये प्राइमरी लेवल पे अभी भी हो रही है ना इस तरह की टीचिंग, जी जी बिल्कुल हो रही खास है। तौर पर ऐसे स्कूल जहाँ पर बच्चों की तादाद ज्यादा होती है, या ये जहाँ पर मतलब है वो फैसिलिटी नहीं होती है, रूम वगैरह नहीं होते, तो वहाँ बिल्कुल पर टीम टीचिंग भी होती है और वहाँ पर मल्टी ग्रेड टीचिंग भी हो रही है, अभी भी हो रही है बिल्कुल सर रिसेंटली। बिल्कुल हो रही है। जो मकतब स्कूल है सर हमारे इसमें इस ज्यादातर। तरह भी है, मल्टीग्रेड में ऐसा है कि अगर टीचर एक क्लास में दो क्लासेस को पढ़ा रहे एट टाइम, तो दोनों क्लासेस कंसेक्टिव होनी चाहिए। जैसे प्री है तो दूसरा फोर्थ होना चाहिए। जी और जी जी। सब्जेक्ट भी जैसे कि मैथ्स करा रहे हैं तो एक को करा रहे हैं तो दूसरे को भी कराए, ताकि वो बेनिफिट उनको मिले। हाँ ये बात भी है, और एक और भी बात है। अगर मैं आपको जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एथिक्स का एक क्लास है या अखलाकियात का एक क्लास है, तो जाहिर बात है वो तो सारे क्लासेस उसमें सिमल्टेनियसली भी बैठ सकते हैं। या सुबह सवेरे जो हम नाजरा जो है नाजरा की क्लास होती है, तो उसमें भी सारे स्टूडेंट जो है वो इकट्ठे ही बैठ सकते हैं। ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है। अच्छा जी। सर अगर मेरा खुद शौक है टीचिंग करूं, लेकिन दूसरे टीचर जो है स्कूल के वो एग्री नहीं है ना हो, तो फिर हम किस तरह वो एग्री कर। ये तो हेड मास्टर का ही काम है, लेकिन अगर एग्री नहीं है तो फिर तो आप अपना तरीका जो है वो यूज़ करो। आप तो किसी और को उसको तो इम्पोज नहीं कर सकते। हाँ अगर आप हेड मास्टर हो तो फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आपने अपने स्टाफ को जो है वो इन्वॉल्व करना है किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से, ठीक है। चाहे कम्युनिटी के जरिए, चाहे स्टूडेंट के जरिए, लेकिन आपने अपने जो है स्टाफ को इन्वॉल्व करना है। लेकिन अगर आप टीचर हो और दूसरा टीचर काम नहीं कर रहा, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर नहीं है। अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 233, व्हाट इज स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी। सर ये जी 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 एक्सक्यूज मी उस्मान सर। भाई। सर ये एमबीएस के क्वेश्चन का मतलब ये है, ये जो एमबीएस साहब हैं, तो उनका आई थिंक उनका मकसद ये है कि ये कब हम ज़रूरत के तहत क्या करते हैं या विलिंगली, मतलब अपनी चॉइस पे भी कर सकते हैं, कब हम ये करते हैं, उनके क्वेश्चन का अच्छा, मतलब ये है दोनों सर। दोनों सूरतें हो सकती है उस्मान भाई। विलिंगली फॉर एग्जांपल एक बंदा विलिंग है, जिस तरह हमारे पास एक टीचर था, तो उन्होंने मुनासिब समझा कि सुबह सवेरे मैं आऊँगा और सारे स्कूल के साथ एक जो है मैं क्लास लूंगा नाज़िर कुरान की। ठीक है, तो हम सब ने कहा ठीक है, आपकी बात ठीक है। तो ये हमने विलिंगली किया। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अभी इस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप तो हेडमास्टर बन गए हो, अगर अगर एक कोर्स जो है वो बहुत ही हैवी कोर्स है,